ऐसे बोलती है आर्थर ये रात कितनी ज्यादा प्यारी है, लेकिन क्या तुम्हें भरोसा हो रहा है कि वहाँ पर नीचे वॉर चालू है? जब भी यहाँ पर आकर देखती हूँ तो इन बादलों को समुद्र के जैसे पाती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं बोट के ऊपर सवार होकर इसके ऊपर तैर रही हूँ। सुनने में ये बहुत ही ज्यादा बचकाना लगता होगा, है ना? आर्थर बोलता है कि टेसिया कभी कभी तुम्हें बचकाना होना भी चाहिए। तुम्हारे कंधों पे तुम्हारे यूनिट के साथ साथ तुम्हारे लोगों की जिंदगी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो, इतना सारा बोझ लेकर अपने कंधों पे चढ़ना कोई आम बात नहीं है। आर्थर की बात सुनकर टेसिया बोलती है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम इससे पहले ये सब कर चुके हो। मेरा मतलब देखा जाए तो तुम टेक्निकली एक जनरल हो, लेकिन लेंसेज को सोल्जर्स को लीड नहीं करना पड़ता। इस पे आर्थर बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेंसेज की ड्यूटी ये होती है कि वो सिंगल हैंडेडली अकेले ही अपने अपोनेंट को ओवर पावर करें। आर्थर की बात सुनकर टेसिया बोलती है कि आर्थर तुम एक खुली किताब के जैसे हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं। क्या तुम मुझसे कोई सीक्रेट छुपा रहे हो? ये बोलते हुए टेसिया आर्थर के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। आर्थर उससे कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि सीक्रेट आखिर का किस तरीके का सीक्रेट? टेसिया आर्थर को गिनाते हुए बोलती है कि तुम हर एक चीज के अंदर एक्सपर्ट हो, मैजिक, फाइटिंग, आर्टिफैक्ट, स्पीचेस, तुम हर एक चीज के अंदर एक्सपर्ट हो, इवन कि तुमने मिलिट्री स्ट्रेटेजी को भी नहीं छोड़ा। टेसिया की बात सुनकर आर्थर स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि तुमको क्या पता, इन सब चीजों को सीखने में मेरा पूरा पिछला जन्म लग गया। लेकिन आर्थर टेसिया को ही अपना सीक्रेट क्यों बताएगा? आर्थर बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र से बुक्स को पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, ये शायद इसी वजह से है। आर्थर की ये बात सुनकर टेसिया मुंह फुलाते हुए बोलती है कि पता नहीं मुझे क्या सूझ गया था जो मैंने तुमसे इसके बारे में पूछा। आर्थर टेसिया से बोलता है कि टेसिया तुम्हें इतना ज्यादा जल्दी एडवांस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही हो। ये आर्थर से बोलती है कि आर्थर तुम्हें पता है कि ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। टेसिया की ये बात सुनकर आर्थर कंफ्यूज होता है। टेसिया बोलती है मेरा मारा कोर केवल तुमसे आधा स्टेप पीछे है। मेरे किंगडम के अंदर मैं एक टॉप की टेमर हूँ और एक बेस्ट स्टूडेंट जो अपने टीचर के कंटेंट को समझता है, इवन के असुरास को भी तुम्हारे जैसे। ये सब होने के बाद भी जितनी बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे करीब पहुंचने वाली हूँ, तुम मेरी रीत से और भी ज्यादा फिसल कर आगे चले जाते हो। टेसिया ये बोलते हुए आर्थर की गर्दन से कपड़ा हटाती है। टेसिया देखती है कि वहाँ पर अभी भी घाव होता है जो कि ताजा होता है। टेसिया आर्थर से बोलती है कि आर्थर मुझसे वादा करो कि तुम सही सलामत वापस आओगे, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर कितने ही घाव आ जाए, एक सिंगल पीस में जिंदा वापस आना है। ये बोलते हुए आर्थर और टेसिया एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गए थे। आर्थर टेसिया से पूछता है कि टेसिया तुम्हारे लिए मेरे साथ कैचअप करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? जिस पे टेसिया बोलती है क्योंकि तभी मैं तुमसे ये बात कहने का कॉन्फिडेंस जुटा पाऊंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यही से सीन चेंज अगर सुबह मीटिंग पर आता है। उस मीटिंग में आर्थर बताता है कि उसको शक है कि अगली बार रिटाइनर और साइथ मिलकर अटैक करने वाले हैं। अब की बार ये अटैक वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं बल्कि नॉर्दर्न साइड पे होगा। आर्थर बोलता है कि नॉर्दर्न प्लेस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे 2 डिवीजन की जरूरत है। इन 2 डिवीजन के अंदर लगभग 12,000 सोल्जर्स आते हैं और वेस्टर्न कोस्ट के अंदर अभी भी फाइट चल रही होती है, जिसकी वजह से सारी की सारी फोर्स वहीं पर डिप्लॉय हुई होती है। राजेश बोलता है कि कुछ दिन से वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर लगातार फाइट चल रही है। जो हम अपने 12,000 सोल्जर्स को वेस्टर्न कोस्ट से मूव करते हुए नॉर्दर्न साइड पे कर दे तो वेस्टर्न कोस्ट पे हमारा डिफेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसकी इस बात से लगभग सारे के सारे जो उस मीटिंग रूम के अंदर प्रेजेंट थे वो एग्री थे। इवन कि लेंसेज भी आर्थर के साथ में नहीं होते। लेकिन जनरल वारिया का वहाँ पर ओपिनियन थोड़ा अलग था। जनरल वारिया बोलती है आप लोगों ने जो बोला वो सही है, लेकिन अगर जो आर्थर भी जो बोल रहा है वो सही है तो अपने डिवीजन को नॉर्दर्न साइड में भेजने में कोई लॉस नहीं है। आर्थर ये देखकर हैरान था कि जनरल वारिया उसका साथ दे रही है। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जनरल वारिया मेरे सपोर्ट में बोलेंगी, लेकिन जनरल वारिया के ये चीज बोलने पर हमारा प्लान थोड़ा खराब हो सकता है। इनके ओरिजिनल प्लान के बारे में तो यहाँ पर हमें भी कुछ बताया नहीं गया, लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया है कि ये सारा का सारा प्लान राजेश को फंसाने के लिए किया जा रहा है। मतलब कि राजेश की सच्चाई को बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है कि वो गद्दार है या नहीं। बोलते हैं कि जनरल वारिया ने भी जो कहा वो भी सही है। अगर जो रिटाइनर और स्काइस मिलकर अटैक करने वाले हैं तो इस अटैक के डैमेज की कैटास्ट्रॉफी इतनी ज्यादा बड़ी होगी जिसे मेजर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज को प्रपोज करना चाहता हूँ कि हम वहाँ पर 2 डिवीजन की जगह आर्थर के साथ 2 लेंसेज को भेजेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन ग्रैंडपा की इस बात से किंग ग्लैडियर एग्री नहीं करते। हमारे डिवीजन के जो सोल्जर्स फ्रंट लाइन के ऊपर फाइट कर रहे हैं उनके लिए लेंसेज एक सेंट्रल फिगर का काम करते हैं। अगर जो ये यहाँ से ज्यादा टाइम तक गायब रहेंगे तो उनका मोरल डाउन हो जाएगा। इस चीज को किनारे छोड़ते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब वहाँ पर स्काइथ और रिटाइनर अपेयर हो जाए। ग्लैडियर की बात सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि ग्लैडियर मैं समझ सकता हूँ कि नोवेलाइज तुम्हें प्रेशराइज कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि लेंसेज उनकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करें, लेकिन एज अ लीडर हमें एक बड़ी पिक्चर के बारे में सोचना चाहिए, मतलब कि फ्यूचर को देख के चलना चाहिए। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द लेंसेज को लार्ज स्केल वॉर के लिए प्रिपेयर किया गया है। अगर जो हम वहाँ पर अपने केवल 2 लेंस भेज कर एक लार्ज स्केल वॉर को प्रिवेंट कर सकते हैं तो हमें अपने ट्रूप्स को वहाँ पर भेजने की कोई जरूरत ही नहीं है। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर मीटिंग के अंदर सारे के सारे लीडर्स चुप हो जाते हैं। उनकी चुप्पी देखकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये डिसाइड हुआ कि आर्थर के साथ 2 लेंसेज जाएंगे नॉर्थ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ग्रैंडपा का ये बोलना ही था कि तभी वहाँ पर राजेश अपने हाथ को उठाता है। राजेश बोलता है कि ह्यूमन नोबल्स के मुकाबले डॉर्स नोबल ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए लॉर्ड एल्डर जब तक आर्टिफैक्ट को होल्ड करे हुए हैं उनके एब्सेंस में मैं अपने 2 लेंसेज को इस चीज के लिए नॉमिनेट करना चाहूंगा। राजेश की ये बात सुनकर ग्रैंडपा वहाँ पर चुपके से स्माइल करते हैं। शायद रात ही ग्रैंडपा के प्लान के अंदर फंस चुका था। ग्रैंडपा बोलते हैं कि चलो ठीक है, डिसाइड हुआ रिटाइनर और स्काइथ के अटैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आर्थर के साथ ऑलिव और मिका नॉर्थ जाएंगे। चलो जल्दी से तुम लोग अपने आप को
को प्रिपेयर करो निकलने के लिए। और हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि हमारे इस मिशन के बारे में हमारे एनिमीज को ना पता चले, वरना ये बैटल सिविलियंस तक खिंच जाएगी। इसी के साथ ही ग्रैंडपा वेरेन वहाँ पर उस मीटिंग को डिसमिस कर देते हैं। सिल्विया और आर्थर वहाँ से जाने लगते हैं। सिल्विया आर्थर से बोलती है सारा कुछ एक्यूरेटली हमारे प्लान के मुताबिक गया, जिसमें आर्थर बोलता है कि हाँ, लेकिन इसे होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आर्थर बोलता है कि यहाँ के किंगडम के जितने भी रूलर्स हैं वो सभी के सभी एक से एक बढ़कर ग्रीडी और स्टोबॉर्न है। इन्हें अपने किंगडम के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। अगर जो इस मीटिंग के बीच में ग्रैंडपा वेरेन ना आते तो इस मीटिंग के अंदर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। इसी तरीके से सिल्विया से बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर आर्थर के सामने अचानक से मिका आ जाती है। अचानक से अपने सामने मिका को देखकर आर्थर भी थोड़ा चौंक जाता है। आर्थर वहाँ पर फॉर्मली ऑल्फर्ड और मिका को ग्रीट करता है, जिसमें मिका बोलती है तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मिका कह के बुला सकते हो। आर्थर बोलता है कि नहीं, आप लोग मुझे सीनियर हो, इसलिए मुझे अपनी फॉर्मेलिटी को बरकरार रखने दीजिए। आर्थर की ये बात सुनकर ऑल्फर्ड थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। रिसेंटली वॉर के अंदर इसने हमसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, फिर भी इसे अच्छी तरीके से पता है कि आखिरकार मैनर्स किसे कहते हैं। इसकी जगह पर और कोई होता तो अब तक घमंड में चूर हो गया होता। आर्थर बोलता है कि कल हमें एक बहुत ही ज्यादा लंबी जर्नी को करना होगा, इसलिए मैं अभी रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर आर्थर वहाँ से चला जाता है। पीछे खड़ा ऑल्फर्ड बोलता है इवन कि ये लड़का आर्थर बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन इसके रोल के प्रति इसका डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा है। जिसपे मिका बोलती है कि ये डेडिकेशन लेंस बनने के बाद ही से आ जाता है। मिका की बात सुनकर ऑल्फर्ड अपने मन के अंदर इसी चीज को दोहराता है। ऑल्फर्ड बोलता है कि हाँ, शायद ये डेडिकेशन लेंस के बनने के साथ ही आ जाता है। यही से सीन चेंज होकर ऑल्फर्ड के पास पर आता है, जो कि ऑल्फर्ड ही हमें बता रहा होता है। मैं उसको ऑलिव बोलूंगा, थोड़ा आसान रहता है। ऑलिव बोलता है उस अपर केवरन के क्रूअल स्ट्रीट के अलावा मैं और कुछ नहीं जानता था। उस वक्त पर मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता था, मैं सबसे डरता था, इवन की राधेश से भी। इसके बाद भी वो मुझे अपने साथ में लेकर आया, मुझे लिखाया, पढ़ाया और अपने साथ में मुझे माना मैनिपुलेट कैसे किया जाता है ये सिखाया। मुझे हमेशा ये फीलिंग आती थी कि राधेश मुझे कभी न कभी बेच आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीमे धीमे कर मैं राधेश के साथ ऐसा घुला कि मेरे लिए वो एक फादर सा फिगर बन गया। अर्थ इंस्टीट्यूशन के साथ टॉप टायर कंज्यूरर के रूप में ग्रेजुएट होने के बाद मुझे फैमिली के गार्डियन के रूप में सेलेक्ट किया गया। ग्रेसेंड्रा बहुत ही ज्यादा लालची था और अपने ही लोगों को बहुत ही ज्यादा निजी नजरों से देखता था, लेकिन मैंने अपने किंग और क्वीन को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देते हुए उन्हें सर्व किया। इसी चीज को राधेश ने मुझे सिखाया था। जब लेंस बनने के लिए मुझे चूज किया गया, तब मैं उस पोजीशन से ड्रॉप आउट करना चाहता था। अगर जो मुझे अपनी पूरी जिंदगी में किसी को सर्व करना था तो वो केवल राधेश था। राधेश ने भी मेरी डिसीजन को रिस्पेक्ट देते हुए मुझे फोर्स नहीं किया, लेकिन तब तक वो एल्जा को लेकर घर आ गया था। इस चीज से मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि राधेश कितना काइंड है, और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि राधेश क्यों नहीं चाहता था कि एल्जा मुझे जाने। अचानक से राधेश ने बोला कि मैं लेंस बन जाऊं, जिससे उस कारवाल फैमिली के साथ बॉन्ड और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। वहीं पर राधेश को बोलते हुए दिखा जाता है। राधेश ऑलिव से बोलता है ग्रेसेंड्रा के लिए तुम्हारी सर्विस टेम्पररी रहेगी, तुम हमेशा मुझसे ही जुड़े रहोगे। यहीं से सीन चेंज होकर डायरेक्ट प्रेजेंट पर आर्थर के रूम पर आता है। आर्थर वहां पर बेंच पर बैठे हुए अपने सर को पकड़कर टेसिया ने उसे जो कुछ भी बोला था उसे बार बार याद कर रहा था और शर्मा रहा था। टेसिया के बारे में सोचते हुए आर्थर बोलता है कि क्यों ना कासल के अंदर मैं एक और दिन रुक जाऊं, जिससे मैं टेसिया और एले के साथ और भी ज्यादा टाइम बिता पाऊंगा। मैं नियरली क्रिपल हो गया था, मैं अपने रेस्ट को यूज कर सकता था। क्या मैंने जो किया वो इनफ नहीं था? आर्थर बोलता है कि मैं अपनी इस जिंदगी और अपने पास की जिंदगी में अपने लोगों के लिए लड़ता ही हुआ आ रहा हूँ, और आज मैं देखो मैं किस मझधार पर आकर बैठा हूँ। पता नहीं मैं किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर जो मैं टेसिया को अपने दिल के अंदर और भी ज्यादा आने दिया तो मुझे डर है कि मैं अपनी सेल्फिशनेस को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैं उन थोड़े लोगों को बचाने के लिए जिनसे मैं प्यार करता हूँ, डायसथन को भी मैं दूर फेंक दूंगा। आर्थर के कहने का मतलब है कि जब उसके अपनों पर बनाएगी तो डायसथन को लेकर वो खाएगा नहीं। यहीं से सीन चेंज होकर नेक्स्ट डे के शाम पर आता है, जहाँ पर ऑलिव, माइका और आर्थर नॉर्थ को रवाना होने के लिए तैयार थे। एले वहाँ पर आर्थर से मिलने के लिए आती है। आर्थर ने वहाँ पर एले को गले लगा लिया होता है। आर्थर बोलता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, जिसपे एले बोलती है कि तुम्हें जल्दी वापस आने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम सही सलामत वापस आना। जिसपे आर्थर उसके सर को अपने सर से लगाते हुए बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं सही सलामत वापस आऊंगा। ये बोलते हुए आर्थर एले के सर के ऊपर एक किस करता है। आर्थर बू के पेट के ऊपर घूसा मारते हुए बोलता है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, पर मेरे लिए इसका ख्याल रखना। जिसके बाद आर्थर ऑलिव और मेका के पास आ जाता है। मेका बोलती है मेका तुम्हारे साथ एडवेंचर पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बाकी किल्लेंस भी तुम्हारे बारे में बात करते हैं, लेकिन सारू का ओपिनियन तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं है। बाकी सबका छोड़ो, क्या तुम हमेशा अपने आप को थर्ड पर्सन के रूप में रेफर करते हो? क्या बोलती है क्या तुम मिका के इस जेस्चर के ऊपर फ्लैट हो गए? सच बताऊं मिका तुम्हें ऐसी दिखती है, लेकिन मिका तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा ओल्ड है। जो सुनकर आर्थर थोड़ा मुंह बनाते हुए बोलता है कि व्हाट अ शेम। तभी वहाँ पर ऑलिव उन दोनों को बुलाता है और बोलता है कि जल्द से जल्द चलो, हमें देर हो रही है। इससे पहले वो लोग वहाँ से जाने के लिए निकलते, उनके पीछे से उन्हें कोई बुलाता है। हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि राधेश होता है। राधेश बोलता है कि मैं पर्सनली तुम लोगों को मैं यहाँ पर तुम्हें विदा देना चाहता था। इसको वहाँ पर देख कर तीनों के तीनों लोग उसे ग्रीट करते हैं। राधेश वहाँ पर आर्थर के पास आते हुए आर्थर के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम अभी जल्दी में एक फाइट से वापस आए, जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा थक गए हो। मैं होप करता हूँ कि जो तुम्हारा शक है वो गलत निकले, जिससे तुम्हें आराम करने का मौका मिल जाए। आर्थर बोलता है कि हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है मैं भी इस चीज को होप कर रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एल्जा के फादर गद्दार हो। यहीं से सीन चेंज कुछ समय बाद पर आता है, जहाँ पर आर्थर सिल्विया के ऊपर फ्लाई कर
रहा होता है और बाकी के बचे लेंस अपने मन से ही उड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर आर्थर क्यों नहीं फ्लाई कर पा रहा है इसके बारे में तुम लोगों को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर अपने व्हाइट माना कोर की स्टेज पर पहुंचने के लिए अभी आधा स्टेप पीछे है, लेकिन ये लेंस पहले से ही अपने व्हाइट माना कोर की स्टेज तक पहुंच चुके हैं। इसकी वजह से ये लोग फ्लाई कर पा रहे हैं। आर्थर भी जब अपने व्हाइट माना कोर की स्टेज पर पहुंच जाएगा तो वो भी फ्लाई कर पाएगा। टॉपिक पर आता है। मेका आर्थर से बोलती है कि आर्थर तुम्हारी हालत को देख कर लग रहा है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, क्या हम लोग यहाँ पर कैंप को बना ले। इस पर आर्थर साफ साफ वहाँ पर मना कर देता है। आर्थर के वहाँ पर मना करते साथ ही सिल्विया वहाँ पर रुक जाती है और एक जोरों से दहाड़ लगाती है, जिसपे ऑलिव और मिका भी सामने कंफ्यूज होकर रुक जाते हैं। आर्थर सिल्विया से पूछता है कि आखिरकार अब क्या हो गया। तभी आर्थर वहाँ पर अपने मन से बताते हुए बोलता है, रुको, मेरी इंजरीज की वजह से मेरा माना ड्रेन हो चुका है, जिसकी वजह से आगे मूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आर्थर की ये बात सुनकर सिल्विया वहाँ पर अपनी मुंडी को हिलाती है। सिल्विया की बात को आर्थर मान जाता है और वहीं पर कैंप करने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है और प्लीज स्पॉइलर स्पैम करना बंद करो। मैं कल के एपिसोड में टेसा के बारे में थोड़ा सा स्पॉइलर आप लोगों को दे दूंगा।